तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो होती है उसको स्टार्ट करने के लिए चाहे तो हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर घुसेंगे तो तुरंत हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आएगी दो चीज़ों की। एक तो फैक्टोरियल नोटेशन और दूसरी प्रॉब्लम आएगी एनसीआर। ठीक है ना। एक्चुअली 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय कुछ फॉर्मूले चलते हैं और उनमें तब क्रमचय तो नहीं, संचय में एनसीआर वगैरह इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ये बाइनोमियल थ्योरम होता है, तो इसलिए वहां पर बच्चों को समझ में आ जाता है आराम से। लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि हमारे पास क्रमचय संचय और ये सब चीज़ें नहीं हैं और इस वजह से हमें वो चीज़ें सब यहीं पे देखनी पड़ेंगी, इसके अंदर देखनी पड़ेंगी। और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो भी उसी में बताया जाता है और यहाँ पर हमारे पास वो भी चैप्टर नहीं है क्रमचय वाला, तो परम्यूटेशन भी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, लेकिन द्विपद प्रमेय है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में देखनी पड़ेंगी, तभी जा करके जो है वो आप सही से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो स्पेशली ध्यान दें जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, आज की क्लास तो बेसिकली उन्हीं के लिए है। ठीक है ना। वैसे तो 11 12 जो करके आए उनके लिए बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ा हुआ है उन्होंने पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। लेकिन जो 10th वाले बच्चे हैं उनको हम द्विपद प्रमेय जो है वो कल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हम आज केवल ये देखेंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन और ये जो द्विपद, ये जो आपका एनसीआर एनपीआर ये सब चीज़ें हैं, एनपीआर तो नहीं हमारे सिलेबस में, एनसीआर है, तो उसकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं उन चीज़ों को समझिए आप थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल ही वर्ड याद करिए। ठीक है ना। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब है कि फैक्टोरियल्स में कैसे काम करते हैं, क्या नोटेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे थोड़ा सा। तो आप ये देखिए सबसे पहले लिखिए यदि n कोई धनात्मक अंक है, मतलब आपका n जो है वो 2 होले, 1 होले, 5 7 कुछ भी होले, अंक इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए, अंक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। तो उस केस में जो है वो आपका फैक्टोरियल n, देखिए आप लिखा कैसे जा रहा है, इस तरह से लाइन करके, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है n को करके और इस तरह से लाइन खींच दीजिए, ये फैक्टोरियल नोटेशन। n फैक्टोरियल इसे पढ़ेंगे हम, या फैक्टोरियल n करके पढ़ सकते हैं, या फिर इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं n और आगे एक डंडा खींच के ये साइन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है उसकी तरह से ये n फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम है ना, जैसे मान लिया सपोज n-1 लिखना है, तो n-1 इसमें लिखना का मतलब है ऐसे ही लिख देंगे आप, जहां से शुरू हुआ जहां पर खत्म हुआ जा करके वो उतना ही जो है आपका कहलाएगा कि हाँ इस तरह से जो है वो इतना यहाँ तक n-1 पूरा है। लेकिन ऐसे नोटेशन में लिखने के लिए फिर n-1 ऐसे करके काम नहीं चलेगा आपका, उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसलिए जब कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो तो उस केस में जो है वो इससे बेटर मेथड यही माना जाता है। बहरहाल हायर जो हायर स्टैंडर्ड में ज्यादातर यूज होता है, बुक्स में जो ज्यादातर यूज होता है वो आपका यही यूज होता है ज्यादातर। ठीक है ना। क्योंकि बुक्स में इस तरह से लिखने में बहुत ज्यादा वो करने पड़ते हैं उनको चेंजेस, तो जैसे प्रिंटिंग के स्टाइल में जो भी है आप ये बेटर रखा रहेगा कि इसको आप फॉलो करें। तो इसको फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल कहा जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फैक्टोरियल n लिखा कैसे जाता है। तो अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस तरह से या इस तरह से लिखें तो हम इसे कहेंगे कि ये फैक्टोरियल n लिखा है हमने, चाहे इस तरह से लिख दें चाहे इस तरह से लिख दें। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, किसी को समस्या है तो कोई पूछ ले, अभी तो ये हम बता ही रहे हैं आपको। ठीक है ना। क्रेजी ट्रोल्स गुड इवनिंग, नितिन यादव गुड इवनिंग, मुकेश कुमार गुड इवनिंग। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है तथा इसका मान, तो अगर हम इसको निकालें कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे n से स्टार्ट करेंगे, जो इंटीजर है उससे स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एक एक सब्ट्रैक्ट करके। समझ रहे हैं आप बात को। और इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर में से, जैसे मान लिया 5 है तो 5 में से 1 किया 4, 5 में से 2 गया 3,
5 में से आपने 3 किया तो 2 बचा। ऐसे करते 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 आपको तब तक चलते चले जाना है जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए। जब ये 1 आ जाए तो खत्म कर दें आप, और यही क्वांटिटी आपकी फैक्टोरियल n कहलाती है। इसका मान इतना होता है, ठीक है। ये इसका नोटेशन था और ये इसकी वैल्यू है। इसको आप नोट कर लें पहले, स्पेशली 10th वाले बच्चे ध्यान दें कि आप एक नई चीज पढ़ रहे हैं। फैक्टोरियल n क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जो इंटीजर अंदर है उससे स्टार्ट करके एक एक डिजिट कम करते चले जाते हैं, एक एक लेस करते चले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। कब तक, जब तक कि आपके पास कम करते करते 1 ना आ जाए। लिखने का, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि उस डिजिट जितने का फैक्टोरियल आप निकाल रहे हो उतने से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना नंबर्स को, और एक एक कम करते हुए चले जाओ जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे मान लिया, सपोज करिए एग्जांपल लिखते हैं हम जरा। हम एग्जांपल फैक्टोरियल 5 ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये फैक्टोरियल 5 जो है कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए जरा। 5 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। 5 में से एक कम हुआ 4, 4 में से 5 में से 2 कम हो गए तो 3, मतलब एक एक कम रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जा रहे हैं संख्याओं को। इंटू 2 और इंटू 1, देखिए 1 आ गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर आकर के हम खत्म कर देंगे। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। ये 120 आपका आंसर आ जाएगा। जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए उस नंबर से आप स्टार्ट करें। देखिए पॉजिटिव तो होना ही होना है, ऐसा नहीं कोई कहे कि -5 का फैक्टोरियल निकालो, या अंक है आप कहो, आपसे कोई कहे फैक्टोरियल 3/2 निकालो, ये सेंसलेस बातें होंगी, उनके लिए वो डिफाइंड ही नहीं है। n पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है, और जो नंबर है जितने का फैक्टोरियल चाहिए उतने से स्टार्ट करके एक एक कम करते चले जाइए उसमें, और जब तक कि 1 ना जाए, और बस ये वैल्यू आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू कहलाएगी। अब और इसकी वैल्यूज निकालते हैं थोड़ा सा। आप लोग जरा फैक्टोरियल 7 बताइए, नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया। दूसरा फैक्टोरियल 7 बताइए कैसे निकले, कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 7 से स्टार्ट किया, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस इज इक्वल टू जितना आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, कम होते होते उसे 1 तक आना ही है। देखिए हम जो टाइम इसमें ले रहे हैं वो केवल 10th वाले बच्चों की वजह से ले रहे हैं। तुरंत तुरंत बताते चले जाएं तो 10th वाले फिर एकदम से उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 3 तो कैसे आएगा, आप सोचिए। 3 से स्टार्ट करना है, 2 तक, फिर एक कम 2, फिर एक 1, बस ये आंसर हो जाएगा। इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 आंसर हो गया। अगर आपको फैक्टोरियल 2 चाहिए तो देखिए फैक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और एक कम यानी कि 1, यहीं पे खत्म हो गया, 2 आंसर हो गया। तो हमने फैक्टोरियल नोटेशन समझा और फैक्टोरियल नोटेशन से कैसे काम किया जाता है वो समझा। अच्छा वो ठीक है। अच्छा वो ऊपर वाला तुमने निकाला है 5040, चलो सही है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं जो आपको आगे काम आएंगी। नीचे लिखिए नोट फर्स्ट। अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 1 कितना होता है और दूसरा कहूं आपको फैक्टोरियल 0 कितना होता है, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये तो आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू खास तरीकों से निकाली जाती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए ये वैल्यू आपको दूसरी वाली तो याद ही रखनी है, पहली वाली आप समझ सकते हैं। पहले वाले में क्या है, मैंने 1 से स्टार्ट किया और फिर अब आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि 1 तक ही तो लाना रहता था। तो इसलिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू केवल 1 आएगी, ये आंसर हो गया। और फैक्टोरियल 0 आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है ना। ये भी आंसर, इसको याद ध्यान रखिएगा। आंसर क्या, फॉर्मूला टाइप से मान लीजिए इसको, तो ये तो याद ही करना है आपको। और ये आप निकाल भी सकते हो कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया और 1 तक ही जाना था, तो यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे खत्म हो गए हम, तो 1 आ गई वैल्यू। लेकिन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये तो रही वो पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है बातें, ये इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, ठीक है ना। दूसरा समझिए, अगर मेरे पास फैक्टोरियल 7 है, ठीक है, आप थोड़ा सा सोचिए। फैक्टोरियल 7 का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही तो होगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मतलब हुआ। अब आप अगर ये देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको 7 छुपा लूं, ये
तो 6 से अगर स्टार्ट हुआ है ये पूरा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं इतने वाले हिस्से को, ये जो मैं केवल इतनी वैल्यू है, इसको मैं फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं कि नहीं? आप 6 से केवल इमेजिन करिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मैं फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं। देखिए 6 से स्टार्ट करा और 1 तक खत्म कर दिया, ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर यह है कि मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। बॉक्स में तो मत बंद करिए, ठीक है ना, लेकिन आप समझ लीजिए इस लिखा हुआ का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल 7 को आप पूरा ले जाके वहां तक खोलें, आप उसमें कोई एक नंबर निकाल के और बाकी को फैक्टोरियल में लिख दें। अगर आप चाहो तो 6 को भी बाहर निकाल लो, तो आप 5 से स्टार्ट हो जाएगा तो फैक्टोरियल 5 कर देंगे। अगर आप 5 को भी बाहर निकाल लो तो बचे हुए 4 से फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, आप इसको फैक्टोरियल 4 कर सकते हैं। मतलब मैं इसको इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6 कर लें तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 भी बाहर निकाल लो, 5 तक यहां तक लिख लो तो बचा हुआ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इस तरह से करके भी लिखा जा सकता है। तो यहां से एक रूल बनता है, उस रूल को मैं जनरलाइज करके लिखता हूं कि अगर आप फैक्टोरियल 7 से वही नंबर बाहर निकाल लें तो अंदर एक नंबर कम हो जाता है। मैं जनरलाइज करके इस रूल को लिख रहा हूं। अब देखिए, हेंस फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n बाहर अगर मैंने किया, वही नंबर बाहर किया, तो अंदर एक कम हो जाएगा, n माइनस 1। इस रूल को ध्यान रखिए हमेशा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, फैक्टोरियल के अंदर से वो नंबर अगर आप बाहर निकालते हैं तो अंदर एक नंबर कम हो जाता है। अब इस हिसाब से अगर मैं इन्हीं चीजों को देखूं जो ऊपर मैंने लिखी हैं, मैं इस हिसाब से इन फॉर्मूले को देखूं, तो देखिए ये किस तरह से बनेंगे जाकर के। इसके नीचे अब लिखिएगा एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 7 है, आप केवल 7 बाहर निकालो, अंदर फैक्टोरियल 6 बनेगा। इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 7 में से 6 और बाहर निकाल लो तो आपके पास फैक्टोरियल 5 बचेगा। जो निकाल रहे हो एक कम बच रहा है, फिर उसके बाद 5 निकाल लो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 निकाल लिया तो अंदर एक कम फैक्टोरियल 4 बचेगा। अगर मान लिया 7 इंटू 6 इंटू 5 और ये 4 भी बाहर निकाल लो तो अंदर फैक्टोरियल 3 बचेगा। इस तरह से हम जितना मर्जी है वहां तक खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पता लगा आपसे कहा गया कि इसको वैल्यू नहीं, कहीं पर कैलकुलेशन में जरूरत पड़ी और मैं भी बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 7 से स्टार्ट है तो वो 1 तक ही खोलना पड़ेगा आपको। कभी कभी कुछ कम खोलने से भी आपके काम बन जाते हैं, तो उस टाइम पे ये रूल काम आता है। तो क्या फायदा मिलता है इसको पढ़ने का, तो वो हम देखिए अब इसको यही निकालेंगे, कैलकुलेट कराएंगे आपको। नोट नंबर 3 में यही बात है कि इसको अंदर कैलकुलेशन में कैसे फायदा लेते हैं इस चीज का। ठीक है, चलिए तो हम नोट 3 पे आते हैं। अब सपोज करिए आपको जरूरत है कैलकुलेट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक तरीका तो यह है कि हम क्या करें, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 करना है, तो हमने 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 खोला, फैक्टोरियल 6 को भी खोल दिया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 6 से स्टार्ट था, मैंने 6 के नीचे इसीलिए लिख लिया। देखिए ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये 8 7 जा 56, ये आंसर आएगा आपका। तो ये तो वो मेथड है कि हम केवल फैक्टोरियल की डेफिनेशन जानते हैं और फिर हमने उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया, तो उस हिसाब से ये आपका आंसर आएगा। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड इसका देखिए। सेकंड मेथड क्या होगा, हम अब जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 है। तो आप देखिए अगर मैं 8 बाहर निकालूं इसमें से तो 8 फैक्टोरियल 7 बचेगा, और अगर मैं 7 भी बाहर निकाल लूं तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। केवल ऊपर मैंने जो बड़ा नंबर है उसमें से इतने नंबर निकाले ताकि अंदर वही फैक्टोरियल बन जाए जो नीचे है। और देखिए फैक्टोरियल 6 चीजें कट गया, 8 7 जा 56 आपका आंसर आ गया। तो इस रूल का यूज करके हम क्या करा कि काफी जो है कम कैलकुलेशन से आपका काम चल गया। ये सब लिखते फिर यहाँ भी लिखते फिर काटते, बेटर इससे है कि सीधे फैक्टोरियल 6 नीचे से कट गया। तो हमेशा जब भी अपॉन अपॉन में इस तरह से फैक्टोरियल्स वगैरह हों तो आप बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, तो क्योंकि बड़े को फैक्टोरियल को खोलेंगे तो छोटा अपने आप अंदर आएगा, छोटे को खोल के फायदा नहीं होगा। तो बड़े नंबर को खोल लीजिए आप
और फिर उससे देख लीजिए कि जब तक जहाँ तक वो कटता है उतने तक खोल लीजिए और फिर बाकी कैलकुलेशन करके आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना सब फैक्टोरियल के बारे में हमने देखा, इतना आपको जानना जरूरी है फैक्टोरियल के बारे में और कैलकुलेशंस में कैसे इसे यूज करते हैं, क्या इससे फायदे हैं, क्या इसके कुछ रूल्स हैं रिलेटेड, कई सारे और भी होते हैं लेकिन वो हमारे उसमें जरूरत के नहीं है। मैंने आपको उतना हिंट दे दिया है जिससे कि आप इससे बिल्कुल पूरी तरह से अवेयर हो जाएं और इसके क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर लें। जब भी आपके सामने आए तो आप इससे फेमिलियर से लगें, परिचित लगें, अजनबी ना हो, इस इतना हमने इसके बारे में कर लिया है। चलिए तो हम इसको खत्म करते हैं। अब हेडिंग डालिए वैल्यू ऑफ एनसीआर, ठीक है ना। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन संचय, क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज होता है। एनसीआर यहाँ भी हमारे पास इसका यूज होता है, तो हम इसको देखेंगे कि क्या होता है ये, किस बारे में, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए आप। एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आपको बता चुके हम क्या होता है, अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। वैल्यू ये बिल्कुल आप रट लें फॉर्मूला, 10th वाले बिल्कुल एकदम इसे रट लें, 12th वाले तो जानते होंगे। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल इसे बिल्कुल याद कर लेना है। जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो नीचे लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, इतने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करके आता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दें एन माइनस आर, तो ये इस तरह से आ जाता है इसमें। तो देखिए अब इसकी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अगर मेरे पास 5C0 निकालो, ठीक है, 5C0 निकालना चाहते हो तो कितना निकलेगा बताओ। तो फैक्टोरियल 5 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, एंड फैक्टोरियल ऊपर और नीचे का डिफरेंस, ऐसे याद करिए आप इस फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 कैंसिल यानी कि 1। और देखिए ये काम किसी के साथ भी होगा, आप अगर नीचे 0 है तो चाहे ऊपर कुछ भी क्यों ना हो वो यहां से कटेगा जरूर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से ये भी निकलता है कि हम इन जनरल इसे ये भी कह सकते हैं, NC0 भी अगर हम निकालें तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0, ये कट जाएंगे और फैक्टोरियल 0 तो 1 होता ही है, ये 1 ही आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का जो है हम C0 निकालें अगर, तो वो हमेशा 1 आता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे हमेशा, मतलब इसे आप फॉर्मूला बांध कर समझ लें, NC0 इक्वल टू 1 होता है हमेशा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल दे दें हम, NC1 चाहिए मुझे, NC1, तो देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब देखिए अगर मैं n को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, और फैक्टोरियल n माइनस 1 ये कट जाएंगे यानी कि ये n आ जाएगा। तो मेरे को एक फॉर्मूला ये भी मिल जाता है, NC1 इज इक्वल टू n। थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, नहीं तो कभी भी आप कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जैसे आप NC2 निकालें, NC0 1 हो गया, NC1 n हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि NC2 निकालो, तो NC2 इज इक्वल टू होगा जा करके, देखिए फैक्टोरियल न अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, है ना, ऊपर का नीचे का और इनका डिफरेंस का। तो ये फैक्टोरियल n से में से तब तक निकालो जब तक n माइनस 2 ना आ जाए, n निकाल लो, फिर n माइनस 1 बचेगा वो भी निकाल लो, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 बचा, अपॉन फैक्टोरियल 2 और n फैक्टोरियल n माइनस 2, ये कट जाएंगे। तो ये आता है आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आगे चल के आएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, अभी आप इसकी चिंता मत करिए। ऐसे ही अगर मैं NC3 निकालूं, देखिए NC3 निकालूं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, यानी कि n बाहर तो n माइनस 1 वो भी बाहर, तो n माइनस 2 वो भी बाहर, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 बना, अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, ये कैंसिल हुआ, तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आपका NC3 बनता है। इनकी सबकी आगे जरूरत पड़नी है ना, तो इसलिए हम अभी आपको इसीलिए फेमिलियर कराए दे रहे हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न देखिए, जरा कैलकुलेट तो कर लिया आपने, पैटर्न देखिए।
NC2 जब निकाल रहे हैं तो n-1 तक जा रहा है अपॉन फैक्टोरियल 2। कहने का मतलब यह है कि n से n जैसे टर्म n में से घटाते जाना है, और कितने टर्म तक घटाना है, जितना यहाँ पे 2 है उतने टर्म्स आएंगे, और इसी का फैक्टोरियल नीचे आ जाता है। इस तरह से ध्यान रखिए आप, 2 टर्म ऊपर आएंगे, 2 फैक्टर n और फिर एक कम n-1, 2 फैक्टर हो गए पूरे 2। या फिर ऐसे ही ध्यान रख लीजिए कि n से 2 तक है तो n-1 तक जाएगा, एक कम तक जाता है। ऐसे ही आप यहाँ देखिए NC3 है, NC3 में क्या हुआ, n से स्टार्ट किया, n-1 n-2 3 फैक्टर हो गए मेरे, 3 काउंटिंग में 3 गिन लीजिए, 3 फैक्टर जब हो जाए खत्म कर दो। या फिर ऐसा सोचो कि जब जब 3 से एक कम जहां आ जाए, n-2 जैसे यहाँ पे 3 से एक कम में आ गया, अब इतना यहाँ पे छोड़ दीजिए, और जितना ये 3 है इतना ही फैक्टोरियल ये नीचे आ जाता है। तो अभी आपको जब हम द्विपद प्रमेय कल पढ़ाएंगे तो इसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस आपको थोड़ा सा परिचित कराए दे रहा हूँ। तब हम इतना ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उस टाइम के अगर आपको प्रॉब्लम होगी या थोड़ा होगा तो आप वापस आके वीडियो देख लेंगे आप दोबारा से, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट फर्स्ट पे आइए। हमने देखा कि NC0 इसकी वैल्यू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0, यानी कि फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल कैंसिल 1 आई। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, और अगर NCN की वैल्यू निकालें, अगर मैं NCN की वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n ये वाला, और फैक्टोरियल इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। आप देखिए फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 0 वही चीज आ गई, और इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, फैक्टोरियल 0 1 होता ही है तो ये 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ NC0 और NCN ये बातें जो हैं वो लगभग बराबर हैं। यहीं से एक निकलता है रूल, इम्प्लाइज दैट, हम एक रूल बनाने जा रहे हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं NCR निकाल रहा हूं और फिर मैं NCN माइनस R भी अगर निकालने लगूं तो बातें बराबर होती हैं। समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया, सपोज करिए, एग्जाम्पल इसके नीचे हम इसका समझते हैं, जैसे 10C1 किया मैंने, ठीक है, 10C1, तो ये इज इक्वल टू होगा 10C, और इसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि 10 माइनस 1। इसका मतलब 10C9, 10C1 और 10C9 बराबर होंगे, ये मतलब हुआ। देखिए मैं LHS निकाल लेता हूं दोनों को। LHS देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 10 माइनस 1, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9, 10 बाहर निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 9 बचा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9, 9 9 कैंसिल, यानी कि 10 आ गया। और अगर हम इसका राइट साइड निकाल लें, 10C9 निकालें, RHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू 10C1 था, 10C1, 10C9 निकाल लें अगर, तो देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 9, यानी कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1, तो यानी कि 10 बाहर, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू 1, 9 9 फैक्टोरियल कैंसिल 10। तो हम देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब यह है कि 10C1 की जगह 10C9 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जब ये आपको क्लियर है तो नोट नंबर सेकंड पे चलते हैं। नोट नंबर सेकंड में देखते हैं हम इस कैलकुलेशन से, इस चीज से फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि एग्जाम्पल इसका दूसरा एक देखते हैं, 10C3 निकालना है मुझे। तो देखिए 10C3 निकालने का फर्स्ट मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड तो यह है कि आप क्या करें, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3, जो सिंपल डेफिनेशन है वो आपने लगा दी, मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, तो ये होगा जाकर के 10 बाहर, 9 बाहर, 8 बाहर, तब फैक्टोरियल 7 आएगा, और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। तो अब इसमें फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 को खोल देंगे हम, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, 3 3 जा 2 4 जा, ये 120 आ जाएगा। सेकेंड मेथड इसका ये हो सकता है, हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लें,
10c3 इज इक्वल टू हम यूज कर लें 10c 10-3, यानी कि 10c7 इसका यूज कर लें। तो देखिए ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10-7। अब डेफिनेशन लगा दीजिए। देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, बिल्कुल वही चीज आ रही है, ये चीज देखिए, तो 120 आ जाएगा ना। तो एक तरह से हमारा वेरीफाई हो जाता है कि वो असल में माइनस करके क्या है, ये टर्म वो बन जाती है 10-3 आपकी वो जो थी वो 3 बन जाएगी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 बन जाता है। ये दोनों चीजें जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, बाद वाली पहले पहुंच जाती है, पहले वाली बाद में पहुंच जाती है, बात बराबर रहती है। इसके बाद नोट नंबर 3 देख लेते हैं। ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है। यदि NCX इज इक्वल टू NCY एंड X नॉट इक्वल टू Y, कहने का मतलब यह है कि NCX और NCY अगर हमारे पास बराबर हैं और XY के बराबर नहीं है, तो उस केस में इन दोनों का टोटल n के बराबर होता है, इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व करके इसको रिलेशन निकालेंगे तो मुश्किल है। ये आप नियम ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मैं इसका बता देता हूं। यदि जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपका 3cx इज इक्वल टू 3cy है। अब यहां पे देखिए ऐसा नहीं है कि c है 3 है तो x इक्वल टू वाई कर, x नॉट इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तो उस केस में यहां से आपका x प्लस वाई का टोटल 3 के बराबर होगा। ये आपका रूल है। तो ये हमारा जो है वो एक लास्ट रूल था जो एनसीआर से रिलेटेड था। तो देखिए आज की क्लास में बेसिकली हमने जो है वो केवल इतना ध्यान दिया है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होते हैं और एनसीआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसमें वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो अब आप ये 10th वाले बच्चे जो हैं उनके लिए स्पेशली था आज का सेशन, वो लोग इससे पूरी तरह से फैमिलियर हो जाएं और तब उसके बाद कल से हम द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए अभी द्विपद प्रमेय बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई है। द्विपद प्रमेय के अंदर जो चीजें हैं, जैसे आप इसके अंदर घुस तो जाते आज, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते आपको ये सारी चीजें मिलती तो आप फिर हड़बड़ा जाते कि क्या है। ये चीजें आपने आप पढ़ ली हैं। अब हम बिल्कुल रेडी हैं इस बात के लिए कि हम बायनॉमियल थ्योरम में एंट्री कर लें।